नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है यूनिक प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के एग्जामों से संबंधित है। मुख्य रूप से अभी हमने आपके 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल के एग्जाम को टारगेट किया हुआ है और उस एग्जाम के सिलेबस पर आधारित जो एक 40 नंबर का पैटर्न है, जिसमें जीके जीएस का मैटर आता है, और हमने वहीं से इन प्रश्नों को लिया है। अधिकांश विद्यार्थी वहां पर मार खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आने वाले समय में उन प्रश्नों को बेहतर करके आए, ताकि उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंचायतन क्या है? दोस्तों, अगर मैं पंचायतन की बात करूं, पंचायतन जो है प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की एक शैली थी। इसके अलावा थोड़े डिटेल में बात की जाए तो पंचायतन में क्या होता है, पंचायतन क्या है कि मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। इसके नाम की अगर उत्पत्ति की मैं बात करूं तो संस्कृत के शब्द पंच अर्थात पांच और आयतन यानी कि मुक्त से हुई है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से भगवान शिव या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर की स्थापना की जाती है, और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवी देवता रखे जाते हैं। इसके अलावा इस जो है शैली निर्माण के जो मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर, इसके अलावा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के देवलगढ़ में दशावतार मंदिर इस जो है कला के, इस मंदिर निर्माण की शैली के उदाहरण है। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? अगर मैं चित्रकला के गांधार शैली की बात करूं तो ये महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो दोस्तों, हुआ क्या था, चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है वो कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में जो है, कुषाण काल में जो है महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। इसके अलावा गांधार विषय वस्तु की जो भारतीय तथा जो रोमन शैली है यानी कि यूनानी शैली थी। इसके अलावा इसको जो है इसीलिए गांधार शैली को जो है ग्रीक, रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा गया है। गांधार शैली में कई सारे चित्रों का भी निर्माण किया है, जिन चित्रों में आप वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है। और इन चित्रों को आप देखोगे तो आजकल के 3D के रूप में आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एलोरा कैलाश जो है एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है किन शासकों ने करवाया? दरअसल एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। अगर बात करें थोड़े डिटेल में तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित जो एलोरा मंदिरों का निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक शासक था कृष्ण प्रथम द्वारा अपने शासनकाल में किया गया था। इसका वर्णन जो है बड़ौदा के जो अभिलेख है उसमें मिलता है, यानी कि बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एरोला में स्थित है, यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। हिंदू मंदिरों में से भी उन मंदिरों का उदाहरण है जो चट्टानों द्वारा निर्मित होते थे, जो बहुत विशाल मंदिर होते थे। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? दरअसल जो चोल मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया, जो अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। और चोलकालीन मंदिर जो स्थापत्य कला के जो साक्ष्य है पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। जो कि आगे बात करूं, चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिनमें आप देख सकते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इसका मुख्य उदाहरण है। और इसी मंदिर को जो है वर्ष 1987 में जो है विश्व विरासत शैली में जो है घोषित किया गया, यानी कि वर्ष 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा प्रश्न है,
महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य है? महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य है? दरअसल महाबलीपुरम में जो ये स्थित है वो पल्लवों से संबंधित है। थोड़ी डिटेल में बात करूं तो यहाँ पर जो है महाबलीपुरम में पल्लव शासकों ने कई रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। मुख्यतः इनकी संख्या 7 बताई जाती है, जिनमें जो रथ मंदिर थे नकुल रथ मंदिर, इसके अलावा सहदेव रथ, इसके अलावा अर्जुन रथ, भीम रथ, इसके अलावा धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ, ये जो है महाबलीपुरम में पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए थे। वर्ष 1984 में जो है इसको विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बढ़ती छलांग कहा जाता है? दरअसल वर्ष 1951 से 1961 के काल को जो है आगे की ओर एक बढ़ती छलांग कहा जाता है। अगर देखा जाए इस दौर में हुआ क्या था, मृत्यु दर में कमी आई थी और जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत वृद्धि हुई थी। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जनसंख्या जो है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग में स्थित है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग में है? दरअसल मेघालय राज्य का जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल है वो समान रैंकिंग में है और यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? दरअसल भारत के संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की जो है भूमि वो पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, दोनों जगह है। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप मुझे समझ देंगे, थोड़ा सा आप दोस्तों। प्रश्न है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? दरअसल पिपली घाट जो दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है और पश्चिमी घाट मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के अधीन ही आता है। पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, जिसमें थाल घाट दर्रा जो नासिक मुंबई में है, भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे के आसपास है, इसके अलावा पाल घाट दर्रा जो कि कोची और चेन्नई के आसपास स्थित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? दरअसल भारत में किस नदी को खुला नाला की जो संज्ञा दी गई है वो दरअसल यमुना नदी को खुला नाला कहा गया है। इसके पीछे कारण है, थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह नदी बहुत अधिक प्रदूषित होने के कारण इसको खुला नाला की संज्ञा दी गई है। और इसके प्रमुख सहायक नदियों की मैं बात करूं, क्रमशः टोंस, इसके अलावा चंबल इसकी सहायक नदी है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इसको खुला नाला इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि जो हमारा दिल्ली जैसा महानगर है वह इस नदी के तट पर स्थित है और इस कारण यह नदी जो है बहुत गंदी हो चुकी है, यानी कि बहुत प्रदूषित हो गई है और इसको खुले नाले की संज्ञा दी गई है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर हम बात करते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप मुझे समझ। प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? दरअसल भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको देश से गुजरती है। अगर बात करो भूमध्य रेखा की तो ये कई सारे देश भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोआ टॉम्स प्रिंसिप, इसके अलावा गोबान, कांगो, इसके अलावा कांगो गणराज्य, इसके अलावा युगांडा, केनिया, सोमालिया, इसके अलावा मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबिती, कई सारे देश से होकर गुजरते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दरअसल ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्वालामुखी से संबंधित है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वतमाला। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाता है? दरअसल ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसके उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ना कि प्रशांत महासागर। और अगला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को कहा जाता है क्रेटर के नाम से इसको संज्ञा दी गई है। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, थोड़ा सा आप समय देंगे। प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो दरअसल कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा स्थित है। अगर बात करें तो कोटोपैक्सी पर्वत जो सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित है। यह पर्वत जो है इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टका जो है जारी किया था। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो इल्तुतमिश द्वारा जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। उसमें चांदी का टका एवं तांबे का जीतल प्रचलित था और जिस पर जो है खलीफा नाम का अंकित किया गया था, जिस पर जो है खलीफा का नाम अंकित किया होता था। इसके अलावा इससे पहले जो है सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि पर जो है हिंदू के जो है प्रचलित प्रतीक जैसे भगवान शिव एवं नंदी थे। इसके अलावा चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। इसके अलावा चांदी का टका का जो होता था 175 ग्रेन का हुआ करता था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दरअसल रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई हुई थी। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो गयासुद्दीन बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों का जो है कठोरता से दमन किया और उसने जो है राजतत्व की जो विचाराधीन जो प्रतिपादन किया गया था इस पर उसने कई प्रकार के टैक्स भी लगाए थे और ये दमन भी करता था। इसके अलावा सुल्तान जो है पृथ्वी पर जो है खुदा को अपना ईश्वर का प्रतीक मानता था। यानी कि ये जो बलबन था ये कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, आप मेरे बातों पे शक ना कीजिए। इस तरह की इसकी नीति थी। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो है खैरात विभाग, इसके अलावा सरकारी अस्पताल, इसके अलावा दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? दरअसल यह काम किए गए थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो जनहित कार्यों में बहुत इम्पोर्टेंट था। इसने जो है ब्राह्मण या हिंदू विरोध के रूप में प्रसिद्ध रहा। ब्राह्मणों का या हिंदू विरोधी के रूप में यह प्रसिद्ध था। इसके शासनकाल में दीवाने खैरात, इसके अलावा दीवाने बंदरगान, इसके अलावा जो है दारुल ए सफ़ा, दीवाने रोजगार जैसे विभागों की स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? दरअसल होली जैसे
जो है सार्वजनिक उत्सव में इस त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। इसके अलावा थोड़ी डिटेल में मैं अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदू के त्योहार होली में शामिल होता था। इस उसने जो है नस्ल और वर्ग भेद को समाप्त करने की योग्यता पर काम किया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की जो सर्वाधिक सीमा का विस्तार था इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी कुरीति के कारण जो है इसका विरोध आरंभ होना शुरू हो गया था। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो विजयनगर के सम्राट बुक्का प्रथम ने जो है चीन के सम्राट के वहाँ अपना राजदूत भेजा था। बात करें जो है 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल जो है चीन भेजा था। और इसके अलावा संगम वंश की स्थापना इसने जो है 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई हुआ करते थे। कई सारे काम इसने किए थे। आगे चलकर जब हम इसके डिटेल टॉपिक को लेकर आएंगे हम आपको बखूबी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? दरअसल 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। थोड़ी डिटेल में बात करूं तो 1565 ईस्वी में जो है विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने जो है विजयनगर साम्राज्य को 1565 में तालीकोटा या राक्षसी टांगड़ी के युद्ध में या बन्नीहट्टी के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में विजयनगर शासक जो था सदाशिव रॉय था। इसके अलावा बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में बीजापुर, इसके अलावा अहमदनगर, इसके अलावा गोलकुंडा, इसके अलावा बीदर की सेनाएं सम्मिलित थी। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? दरअसल बीजापुर जो प्रसिद्ध था वह गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं, गोल गुंबद या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान एवं जो बहमन शासक महमूद आदिल शाह का मकबरा हुआ करता था जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसका निर्माण जो है फारसीसी वास्तुकला यानी कि यातुक ने जो है जो फारसीसी वास्तुकार था यातुक ने 1656 ईस्वी में करवाया। सन 1656 आप जरा ध्यान दीजिएगा, 1656 में करवाया। इसके अलावा यहाँ पर गुंबद, यह जो गुंबद है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विशाल गुंबद के रूप में देखा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? दरअसल सुविख्यात जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। तो यह प्रसिद्ध गोलकुंडा के खान से निकाला गया जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर खदान से प्राप्त किया गया था। इसका कई सारी बातें हैं इस पर, जो है इसको जो है आजकल ये जो है इंग्लैंड में स्थित है। आधा भाग इसका जो है इंग्लैंड के म्यूजियम में है, आधा जो है महारानी की मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। इसके अलावा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से यानी कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कमल यानी कि किसको जरी कमल की उपाधि प्रदान की? जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जो है जरी कमल की उपाधि प्रदान की थी। थोड़ी बात करें, अगर मैं बात करूं अकबर का जो शासन काल था फारसी साहित्य का पुनर्जागरण का काल था। आईने अकबरी में जो है अकबर के दरबार के जो है 59 कवियों का नाम मिलता है। इनमें कश्मीर का जो प्रसिद्ध कवि था मोहम्मद हुसैन था।
हुसैन का नाम उल्लेखित था, जिसे अकबर ने जो है जरी कमल की उपाधि प्रदान की थी। आईने अकबरी में लिखा गया है कि बादशाह एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे सामाजिक भाषा में जो फर्दे इज्जतरी कहा जाता था और मोहम्मद हुसैन को इसने जरी कमल की उपाधि प्रदान की थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अगर बात करूं दीने इलाही की तो 1582 में इसने यह धर्म बनाया था और इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था बीरबल। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दरअसल भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य। जो कोर सेक्टर से तात्पर्य होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखना चाह रहे हो, चयनित। दरअसल चयनित हो चुका है, चयनित होना चाहिए, तो आप याद रखें चयनित आधारभूत उद्योग। इसमें चयनित आधारभूत उद्योग है कोर सेक्टर के अंदर। इसमें मुख्य रूप से 8 उद्योगों को रखा गया है, जिसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा रिफाइनरी उत्पाद है, इसके अलावा उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट उद्योग है, इसके अलावा विद्युत इसमें शामिल है, विद्युत उद्योग शामिल है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। दरअसल योजना अवकाश की जो अवधि संबंधित है वो संबंधित है वर्ष 1966 से 1969 की। अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं, बात है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक जो है 3 वर्ष तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही, अतः 1966 और 69 के मध्य जो है की अवधि को भारतीय नियोजन के इतिहास में देखा जाता है, जिसे योजना काल की अवधि के रूप में जाना जाता है। आइए अगली प्रश्न की मैं बात करता हूं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? दरअसल नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं, वर्ष 1938 की बात है। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ और सुभाष चंद्र इसके निर्देशक के रूप में कार्य किए और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 था, उसके दौरान इस कमेटी की उद्घोषणा हुई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? दरअसल वर्ष 1951 और 52 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगर बात करूं 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई और जो है 31 मार्च 1956 तक यह अस्तित्व में रही। अगर बात करूं मॉडल की, तो इस योजना का जो मॉडल था हेरा-डोवर मॉडल पर आधारित था और कृषि क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा बात करी गई थी। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समय दीजिए आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दरअसल राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से पर आधारित है। और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है,
मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दरअसल संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो मूल संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख था वो नहीं था, और इसे जो है सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नए भाग के रूप में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है। इसमें जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें जो है 11 मूल कर्तव्य है। और आइए मूल कर्तव्यों की जो बात कही गई है वो मुख्य रूप से सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? दरअसल समान नागरिक संहिता की अगर मैं बात करूं तो यह गोवा राज्य में स्थित है, लागू है। इसके अलावा अब दूसरे नंबर पर हमारा उत्तराखंड होगा। अगर बात करें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों में जैसे विवाह, तलाक, जो है उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होते हैं। भारत के गोवा राज्य में अभी ये फिलहाल लागू है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? दरअसल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ऐसा लिखा गया है, अनुच्छेद नहीं किस भाग में होना चाहिए था, किस भाग में आप इसको समझिएगा। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आधारित है। अगर मैं बात करूं थोड़ा डिटेल में तो संविधान में राज्य के निर्देशिक तत्वों जो है नीति निर्देश तत्व की अवधारणा जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से पृथक किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत संगठित है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ऐसी स्थिति यानी कि ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें जो है स्वायत्त शासन करने के लिए इकाई के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आइए प्रश्न नंबर जो है अब विश्व हिस्ट्री से संबंधित है, जो आजकल आ जा रहे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रश्न है पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? दरअसल पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था इटली में। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? दरअसल मोनालिसा जो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है मोनालिसा है। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? संपूर्ण विश्व का चक्कर जो लगाया था इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मैगेलन ने सबसे पहले संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। इसके अलावा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकारा? तो पेरिस की संधि द्वारा जो ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकारा था वर्ष 1783 में जो है अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी। इसके अलावा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? जो अमेरिका का नया संविधान था वो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था।
दोस्तों जो है आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें। आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो आप देखना, क्योंकि आने वाले वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यानी कि प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पर किसी प्रश्न पर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न आपको अगर गलत लगता है तो आप कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी जो है चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।